हेलो एवरीवन। चलो बच्चे, नई हेडिंग जरा लिखो लॉ में, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। हेडिंग सब लिखना बेटा, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। बेटा जरा ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट केस है। बेटा इसका क्या मतलब है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी का? बेटा डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी का मतलब है व्हेन डज लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी कम टू एन एंड। मतलब श्योरिटी की लायबिलिटी कब खत्म होगी, दैट इज द मीनिंग ऑफ डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। ये हम कब कहें कि श्योरिटी इज नो लॉन्गर लायबल। ठीक है बेटा, तीन मोड्स हैं ऑफ डिस्चार्ज। कितने मोड्स ऑफ डिस्चार्ज है बेटा? तीन मोड्स ऑफ डिस्चार्ज है। तीन मोड्स ऑफ डिस्चार्ज है। कौन कौन से बेटा? पहला है बाय रेवोकेशन। पहला है बाय रेवोकेशन, दूसरा है बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर, दूसरा है बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर, और तीसरा है बाय इनवैलिडेशन। बाय इनवैलिडेशन। तो मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बेटा कितने हैं? तीन। आ जाओ मेरे साथ साथ। पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा डिस्चार्ज बाय रेवोकेशन। डिस्चार्ज बाय रेवोकेशन। डिस्चार्ज बाय रेवोकेशन लिखो बेटा। मेरे बात ध्यान से सुनिए बेटा। बेटा अब ना मैं थोड़ी सी आपसे बातें डिस्कस करूंगा, करी हुई हैं वैसे, देखना जरा। टाइप्स ऑफ गारंटीज। बेटा देखा जाए तो बेटा गारंटी ना दो तरह की होती है बेटा। गारंटी बेटा कितने तरह की होती है? दो तरह की। कौन से दो तरह की? एक को तो बेटा हम कहते हैं स्पेसिफिक गारंटी। एक को तो कहते हैं हम स्पेसिफिक गारंटी, और एक हमने बेटा कल भी करी थी, कंटिन्यूइंग गारंटी। बेटा अब नाम से भी जैसे पता चल रहा है बेटा, स्पेसिफिक गारंटी क्या होगी? वो गारंटी जो एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन को कवर करती है, which covers a specific transaction। तो स्पेसिफिक गारंटी वो है जो एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन को कवर करती है। ठीक है बेटा। और कंटिन्यूइंग गारंटी तो बेटा हमने कल की थी। कंटिन्यूइंग गारंटी वो होती है विच कवर्स अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन, विच कवर्स अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन। तो जो गारंटी एक सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन को कवर करेगी वो आपकी कंटिन्यूइंग गारंटी है बेटा। कॉपी करो, फिर हम आगे चलते हैं। बेटा आप मेरी बात सुनना। बेटा जहां तक की बात स्पेसिफिक गारंटी की है,
बेटा स्पेसिफिक गारंटी को रिवोक किया जा सकता है। स्पेसिफिक गारंटी को क्या किया जा सकता है? रिवोक। कब? रिवोक मतलब हमने कल किया था ना, रिवोक मतलब गारंटी जो आपने दी थी उसे विड्रॉ करना, वापस लेना। तो कब मैं रिवोक कर सकता हूं स्पेसिफिक गारंटी? बिफोर लायबिलिटी, बिफोर लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल डेटर हैज अक्रूड। मतलब लायबिलिटी अक्रू होने से पहले आप अपनी स्पेसिफिक गारंटी को चाहो तो रिवोक कर सकते हो। एक बार प्रिंसिपल डेटर के ऊपर लायबिलिटी अक्रू हो गई ना, ही वो लायबल हो गया पैसे देने के लिए, वो लायबल हो गया तो समझो बेटा श्योरिटी भी पैसे देने के लिए लायबल हो गया। उसके बाद आप चाह के भी उस गारंटी को रिवोक नहीं कर पाओगे। तो याद रखना स्पेसिफिक गारंटी बेटा कब तक रिवोक हो सकती है? कभी भी, कभी भी, बट बिफोर लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल डेटर हैज अक्रूड। तो लायबिलिटी अक्रू होने से पहले पहले अब जब मर्जी चाहो स्पेसिफिक गारंटी को रिवोक कर सकते हो। अच्छा बेटा, अगर मैं कंटिन्यूइंग गारंटी की बात करूं तो इसका तो हमने कल केस किया था बेटा। कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक हो सकती है बाय नोटिस और बाय डेथ ऑफ श्योरिटी, बाय डेथ ऑफ श्योरिटी। अब सुनो सुनो बेटा, continuing guarantee can be revoked by giving a notice to creditor। मैं श्योरिटी हूं, मैं क्रेडिटर को एक नोटिस देके कंटिन्यूइंग गारंटी को रिवोक कर सकता हूं। उस केस में मैं फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए मैं लायबल नहीं माना जाऊंगा। इन दैट केस श्योरिटी cannot be held liable for future transaction, cannot be held liable for future transaction। पॉइंट बताओ, क्लियर हुआ बेटा? उस केस में आप फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए लायबल नहीं माने जा सकते। आप सिर्फ कौन सी ट्रांजैक्शंस के लिए लायबल होगे बेटा? जो रेवोकेशन से पहले जो ट्रांजैक्शंस हो चुकी होंगी उनके लिए आप लायबल होगे। एक बार आपने रिवोक कर दी अपनी गारंटी, उसके बाद की ट्रांजैक्शंस के लिए आप लायबल नहीं होगे। और बेटा अगर श्योरिटी की डेथ हो जाए तो दैट अमाउंट्स टू डीम्ड रेवोकेशन। तो उसे तो बेटा रेवोकेशन मान लिया जाएगा। जिसने गारंटी दी है वही जब नहीं रहा तो उसकी गारंटी किस बात की? तो उसे मान लिया जाएगा कि गारंटी क्या हो चुकी है? रिवोक। लेकिन बेटा इस केस में याद रखना उसका प्राइवेट एस्टेट पास्ट ट्रांजैक्शंस के लिए लायबल होगा। प्राइवेट एस्टेट विल बी लायबल फॉर पास्ट ट्रांजैक्शंस। हाँ, फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए वो लायबल नहीं है, लेकिन प्राइवेट एस्टेट पास्ट ट्रांजैक्शंस, रेवोकेशन से, डेथ से पहले की ट्रांजैक्शंस के लिए लायबल होगा। तो बेटा यहां पर नोटिस देने की जरूरत नहीं पड़ती डेथ के केस में। डेथ अमाउंट्स टू डीम्ड रेवोकेशन, उस केस में आप फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए लायबल तो नहीं हो सकते, लेकिन हां आपका प्राइवेट एस्टेट आपकी पास्ट ट्रांजैक्शंस के लिए लायबल होगा। तो बेटा एक बार मुझे बताओ, समझ आया पूरा केस? एक बार मुझे बताओ, रेवोकेशन हो गया तो दैट अमाउंट्स टू डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से क्या हो गया बेटा? डिस्चार्ज हो गया। जैसे ही रेवोकेशन होगा श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से क्या हो जाएगा बेटा? डिस्चार्ज हो जाएगा। इस केस में भी
श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी विल कम टू एन एंड। श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। लो बेटा कॉपी करो, सिंपल सी बात थी बेटा। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? तो मुझे एक बात दोबारा से बता दो बेटा, रेवोकेशन में दो तरह की गारंटी है, स्पेसिफिक गारंटी। मुझे बताओ, स्पेसिफिक गारंटी में आप गारंटी को रिवोक कर सकते हो कभी भी, लेकिन बिफोर द लायबिलिटी हैज अक्रूड टू द प्रिंसिपल डेटर। एक बार लायबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की अक्रू कर गई, उसके बाद आप चाह के भी बेटा कुछ नहीं कर पाओगे, आप रेवोकेशन नहीं कर पाओगे। अच्छा, कंटिन्यूइंग गारंटी के केस में आप गारंटी को जब मर्जी चाहो रिवोक कर सकते हो। उस केस में आप फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए लायबल नहीं माने जाओगे, लेकिन पास्ट ट्रांजैक्शंस के लिए आपको लायबल माना जाएगा। आपको क्रेडिटर को क्या देना पड़ेगा, एक नोटिस देना पड़ेगा। अच्छा, श्योरिटी की अगर डेथ हो जाए तो उस केस में नोटिस देने की जरूरत ही नहीं है। दैट अमाउंट्स टू डीम्ड रेवोकेशन। फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए आपका एस्टेट लायबल नहीं होगा, लेकिन आपका एस्टेट पास्ट ट्रांजैक्शंस के लिए लायबल माना जाएगा। समझ आया बेटा? सिंपल था। चलें आगे। चलो बेटा आगे चलते हैं। ये तो हो गया बेटा हमारा ना पहला केस, सिंपल था, इसमें खास कुछ नहीं है, डिस्चार्ज बाय रेवोकेशन। ठीक है, अब जरा थोड़ा सा बेटा ध्यान से, अगला है डिस्चार्ज बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर। देखो, सेकंड पॉइंट, डिस्चार्ज बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर। डिस्चार्ज बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर। बेटा इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। पहला, वेरिएशन in terms of contract। वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पहला। दूसरा, रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। लिखते रहो बेटा। सेकंड है रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। थर्ड, कॉम्पोजिशन विद और एक्सटेंशन ऑफ टाइम और नॉट टू स्यू प्रिंसिपल डेटर। नॉट टू स्यू प्रिंसिपल डेटर। लिख लो बेटा, नॉट टू स्यू प्रिंसिपल डेटर। और बेटा फोर्थ है आपका, क्रेडिटर्स एक्ट ऑफ ओमिशन। क्रेडिटर्स एक्ट ऑफ ओमिशन impairing surety's eventual remedy। surety's eventual remedy।
creditors act of omission impairing surety's eventual remedy. इनफैक्ट बेटा एक और लिख लो, यहां पर लिख लो, एक और लिख लो बेटा, लॉस ऑफ सिक्योरिटी बाय क्रेडिटर। लो बच्चे कॉपी कर लो। तो हम ना इस सीक्वेंस में चलेंगे बेटा, वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड है लॉस ऑफ सिक्योरिटी बाय क्रेडिटर, थर्ड है रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, फोर्थ composition with or extension of time or not to sue principal debtor, और fifth creditors act of omission impairing surety's eventual remedy। लिख लो बेटा 5 पॉइंट्स, फिर करना शुरू करते हैं। चलें बेटा आगे और मेरे साथ साथ देखो। पहला पॉइंट ध्यान से देखना है बेटा, छोटे छोटे पॉइंट्स से देखना। वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बेटा ध्यान से सुनना बेटा, एक पार्टी है क्रेडिटर, एक पार्टी है प्रिंसिपल डेटर, ठीक है, और एक पार्टी है बेटा श्योरिटी। ध्यान से सुनना बेटा, अब हुआ क्या है, जो प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ था, जो पहला कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ था, वो तो हुआ था क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर में। ये था बेटा फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1, ठीक है। और फिर सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ था श्योरिटी और क्रेडिटर में, इसे हमने कहा था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो ये है कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2। और तीसरा कॉन्ट्रैक्ट बेटा एंटर हुआ था श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर में, ये था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 3, है ना। अब मेरी बात सुनो बेटा, ध्यान से सुनना बेटा, एक बात याद रखना, ध्यान से सुनो बेटा, एक बात याद रखना, क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, जिसके बेसिस पे श्योरिटी ने क्रेडिटर को गारंटी दी है। बेटा एक बात याद रखना, श्योरिटी के गारंटी देने के बाद अगर आपने इस ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में कोई वेरिएशन किया, कोई चेंजेस करे, मैंने क्या कहा, गारंटी देने के बाद अगर आपने ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में कोई वेरिएशन यानी चेंजेस करे विदाउट कंसेंट ऑफ श्योरिटी, विदाउट कंसेंट ऑफ श्योरिटी, उसकी परमिशन के बिना, तो बेटा एक बात याद रख लेना, और वो क्या है, श्योरिटी बेटा अपनी लायबिलिटी से क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज, his liability will come to an end। तो अगर क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर ने, मैंने क्या कहा, अगर क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर ने अपने ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में कोई चेंजेस करे, कोई वेरिएशन किया, तो श्योरिटी क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज, अगर वेरिएशन करने से पहले श्योरिटी की रजामंदी नहीं ली गई है। ठीक है, कॉपी करो, फिर आपको बेटा एग्जांपल देता हूं इसका। देखो बेटा एग्जांपल, पता है एग्जांपल बेटा क्या है इसका, सुनो।
ये ए है, ठीक है, ये बी है, और ये है बेटा आपका सी। देखो बेटा, बेटा ये जो ए है ना, इसकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ना एक सेल्समैन चाहिए जो क्या करे, लोगों के घर घर जाके सामान बेचे, ठीक है, और लोगों से जो पैसा कलेक्ट होगा वो आके ए को दे, ठीक है। तो बेटा सी उसका ना, सी उसका ए का एक फ्रेंड है। तो ए ने सी से कहा यार कोई सेल्समैन बता, मुझे अर्जेंटली एक सेल्समैन की जरूरत है, ठीक है। तो सी ने क्या करा, सी ने ए को बी का नाम रिकमेंड किया। मतलब सी ने ए को किसका नाम रिकमेंड किया है, बी का। तो बी बेसिकली एक बेटा कौन है, सेल्समैन। तो ए ने बी को बेटा नौकरी पे रख लिया, जॉब पे रख लिया, ठीक है। ए ने बी को जॉब पे रख लिया। किस चीज की जॉब है बेटा, सेल्समैन की जॉब है, ठीक है। अच्छा, सैलरी तय हुई, सैलरी 15,000 रुपए पर मंथ की बेटा सैलरी तय हुई। बात समझ आई। लेकिन ना ए के दिमाग में थोड़ा सा एक बात ये थी कि यार ये जो बी है मैं इसको जानता तो हूं नहीं, ऐसा ना हो कल को ये सामान बेचे, पैसा आए और पैसा मुझे देने के बजाय अपनी जेब में रख ले, नौकरी पे आना छोड़ दे, मैं क्या बिगाड़ लूंगा इसका। तो ए ने सी से कहा कि यार देख, साफ सीधी बात है, मैं बी को नहीं जानता, ठीक है, कैसा है नेचर वाइज, पैसों के मामले में कैसा है मैं नहीं जानता, मैं इसे एक शर्त पे रखूंगा, प्रोवाइडेड तू मुझे क्या दे, इसकी गारंटी दे, तू मुझे इसकी क्या दे, गारंटी दे। सी ने कहा हाँ यार, मेरा रिश्तेदार है, रिलेटिव है, बहुत अच्छी तरह जानता हूं मैं गारंटी देता हूं इसकी। बात समझ आई। चलो, दोनों के बीच में बेटा गारंटी का अग्रीमेंट हो गया। अब बाद में जाके ए और बी ने आपस में क्या करा, जो सैलरी बी की पर मंथ फिक्स थी ना, जो सैलरी बी की पर मंथ फिक्स थी, उन्होंने इसमें वेरिएशन कर लिया बेटा, चेंज कर लिया। और चेंज क्या किया, पर मंथ सैलरी की जगह ए बी को अब दे रहा है परसेंटेज, या मैं चलो ऐसे कहता हूं, ए बी को दे रहा है 5%, 5% ऑफ सेलिंग प्राइस एज कमीशन, 5% ऑफ सेलिंग प्राइस दे रहा है बेटा एज कमीशन। बात समझ आई। तो बेटा जो सैलरी पहले क्या थी बेटा, फिक्स्ड नेचर की थी, 15,000 रुपए पर मंथ, वही सैलरी अब हो गई बेटा परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस। और बेटा ये चेंज करने से पहले ना, ये चेंज करने से पहले ए ने सी की परमिशन नहीं ली, विदाउट कंसेंट ऑफ सी, विदाउट कंसेंट ऑफ सी, सी की परमिशन नहीं ली गई है बेटा, ठीक है, श्योरिटी की परमिशन नहीं ली गई है। तो ये आपका श्योरिटी हो गया, ये बेटा आपका क्रेडिटर हो गया, और ये आपका बचे प्रिंसिपल डेटर हो गया। तो श्योरिटी की कोई परमिशन नहीं ली गई है बेटा। और एक बात याद रखना, अगर क्रेडिटर और डेटर आपस में जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, बाद में उसमें कोई वेरिएशन करते हैं या चेंजेस करते हैं, तो याद रखना बेटा, विदाउट कंसेंट ऑफ श्योरिटी, तो बेटा सी क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। तो ये आपका बेटा फोर्थ पॉइंट है और ये आपका फिफ्थ पॉइंट है। तो कोई भी किसी भी तरह का अगर वेरिएशन किया गया कॉन्ट्रैक्ट में आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, तो बेटा याद रख लेना
याद रख लेना, श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा अगर आपने श्योरिटी का कंसेंट नहीं लिया है फॉर दैट वेरिएशन। चलो बेटा कॉपी करो, ये हमारा फर्स्ट हो गया। फिर एक नोट लिखवाता हूं बेटा आपको। आया बेटा? चलो एक नोट लिखो बेटा। बेटा एक नोट क्या है? any variation which is not significant, any variation which is not significant or which is beneficial to surety shall not discharge surety, shall not discharge surety। बहुत सिंपल बात है बेटा। सुनो बेटा, एक बात याद रखना, अगर जो वेरिएशन क्रेडिटर और डेटर ने आपस में कोई चेंज किया है ना, और वो चेंज बेटा इनसिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब छोटा मोटा कोई वेरिएशन किया है जिसका खास इफेक्ट श्योरिटी पे नहीं पड़ रहा है, तो बेटा याद रखना श्योरिटी की लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं होती है। नॉट सिग्निफिकेंट मतलब इममेटीरियल कह लो आप, उतना इंपॉर्टेंट वेरिएशन नहीं है, छोटा मोटा सा कोई वेरिएशन किया है जिसका श्योरिटी की सेहत पे कोई ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है, या उन्होंने ऐसा वेरिएशन किया है जिसका उल्टा फायदा हो रहा है श्योरिटी को। बेटा नुकसान नहीं हो रहा श्योरिटी को, उल्टा फायदा हो रहा है, तो बताओ बेटा श्योरिटी को डिस्चार्ज क्यों करोगे? तो विच इज बेनिफिशियल टू श्योरिटी। तो अगर कोई ऐसा वेरिएशन किया है जिसका नुकसान नहीं उल्टा फायदा हो रहा है श्योरिटी को, तो याद रखना बेटा श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। ठीक है, ये बेटा हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आया बेटा समझ? अच्छा, अब बताओ मेरा सेकंड पॉइंट कौन सा था? लॉस ऑफ सिक्योरिटी बाय क्रेडिटर। बहुत सिंपल है बेटा, खास कुछ नहीं है इसमें, करावे वैसे हमने। लॉस ऑफ सिक्योरिटी बाय क्रेडिटर, याद करना कल मैंने आपको बेटा थोड़ा सा इसके बारे में बताया था, राइट्स ऑफ श्योरिटी जब हमने करे थे। लॉस ऑफ सिक्योरिटी बाय क्रेडिटर, अब बताओ कॉन्ट्रैक्ट में बेटा कितनी पार्टीज हैं? 3, क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर, और बेटा तीसरी पार्टी कौन सी है? श्योरिटी। मेरी बात सुनना बेटा, इन दोनों के बीच में हुआ बेटा कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1, ठीक है। इस कॉन्ट्रैक्ट के बदले प्रिंसिपल डेटर ने क्रेडिटर के पास क्या रखवाई बेटा? सिक्योरिटी रखवाई। बात समझ आ रही है बच्चे? तो मुझे बताओ, सेल का कॉन्ट्रैक्ट है, सपोज 1,00,000 रुपए की सेल का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बदले प्रिंसिपल डेटर ने 30,000 रुपए की क्या रखवा दी? सिक्योरिटी। अब बताओ क्रेडिटर क्या कहता है? भाई देना तूने मेरा 1,00,000 है, सिक्योरिटी तू रखवा रहा है 30,000 की, एक काम कर मुझे किसी से गारंटी लेके दे, मुझे विश्वास नहीं है तेरे पे। तो ये जो श्योरिटी था इसने बेटा क्रेडिटर को क्या दे दी? गारंटी। इसने क्रेडिटर को दे दी गारंटी। बात समझ आई बेटा? अब सुनो मेरी बात सुनो। अब पॉसिबल चीजें क्या क्या हो सकती हैं, सुनो ध्यान से सुनना। अब हुआ क्या? क्रेडिटर से ये सिक्योरिटी खो गई, खो गई बेटा सिक्योरिटी।
सिक्योरिटी लॉस्ट, सिक्योरिटी लॉस्ट बाय क्रेडिटर, उससे सिक्योरिटी खो गई। या फिर कल आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, क्रेडिटर इज लायबल टू रिटर्न दिस सिक्योरिटी टू श्योरिटी। क्रेडिटर ये सिक्योरिटी वापस प्रिंसिपल डेटर को नहीं लौटाएगा, ये श्योरिटी का राइट है कि वो क्रेडिटर से उस सिक्योरिटी को ऑब्टेन करे। तो क्रेडिटर ये सिक्योरिटी प्रिंसिपल डेटर को नहीं लौटा सकता, लेकिन उसने लौटा दी बेटा। रिटर्न्स सिक्योरिटी टू प्रिंसिपल डेटर, उसने ये सिक्योरिटी प्रिंसिपल डेटर को लौटा दी। पक्का? तो बेटा याद रखना, अगर ऐसा कोई केस होता है ना बेटा, अगर ऐसा कोई केस होता है तो बेटा श्योरिटी क्या हो जाता है? डिस्चार्ज्ड। श्योरिटी क्या हो जाता है? डिस्चार्ज। लेकिन अपनी पूरी लाइबिलिटी से नहीं होगा बेटा डिस्चार्ज। कितने कितने रुपए से डिस्चार्ज होगा? टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी। तो श्योरिटी इज डिस्चार्ज टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी, टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी। लो बेटा कॉपी करो। तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा, लेकिन पूरा डिस्चार्ज नहीं होगा बेटा, सिर्फ उतने रुपए के लिए डिस्चार्ज हो जाएगा जितने रुपए की बेटा सिक्योरिटी थी। सिक्योरिटी उसका राइट है, वो क्रेडिटर से वो सिक्योरिटी ऑब्टेन कर सकता है, लेकिन क्रेडिटर ने सिक्योरिटी ही खो दी या वापस लौटा दी प्रिंसिपल डेटर को, तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा टू द एक्सटेंट ऑफ वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। आ गया बेटा सेकंड पॉइंट भी, कॉपी करो। फिर बेटा हमारा थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। अभी समझ लेते हैं बेटा थर्ड पॉइंट, रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, कॉपी करो बेटा। बेटा इसमें ना दो बातें हैं, एक है रिलीज ऑफ प्रिंसिपल डेटर और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। मैं आपसे ना एक छोटी सी बात करूंगा बेटा, पहले लॉजिक समझ लो, बाकी एग्जाम्पल वगैरह तो चलते रहेंगे। मेरी बात सुनना बेटा, मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर क्रेडिटर, ध्यान से सुनना, अगर क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर को ही रिलीज कर दे अपनी लायबिलिटी से, छोड़ दिया उसे, क्रेडिटर अगर प्रिंसिपल डेटर को ही रिलीज कर दे, तो बेटा श्योरिटी तो खुद ब खुद क्या हो गया? रिलीज हो गया ना भाई। मेरे को बताओ, मैं श्योरिटी हूं, ठीक है, मैं क्यों लायबल हूं? क्योंकि प्रिंसिपल डेटर लायबल है, इसीलिए बेटा मैं लायबल हूं। भाई प्राइमरी लायबिलिटी तो प्रिंसिपल डेटर की है ना, तो जब उसी को रिलीज कर दिया क्रेडिटर ने, तो मेरी तो सेकेंडरी लायबिलिटी थी, कंटिंजेंट लायबिलिटी थी, जब वो ही रिलीज हो गया तो बेटा मैं तो खुद ब खुद क्या हो गया? रिलीज। या फिर क्रेडिट या फिर प्रिंसिपल डेटर अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो गया, क्रेडिटर ने रिलीज नहीं करा, वो खुद ही डिस्चार्ज हो गया। कैसे? वो मैं अभी बताता हूं। प्रिंसिपल डेटर खुद ही अपनी लायबिलिटी से क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया। अगर वो लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो गया तो बेटा श्योरिटी तो खुद ब खुद अपनी लायबिलिटी से क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज। तो बेटा एक बात याद कर, एक बात समझो, अगर प्रिंसिपल डेटर को
क्रेडिटर रिलीज कर दे लायबिलिटी से, तो उसको रिलीज किया तो मैं तो खुद ब खुद रिलीज हो गया, या फिर प्रिंसिपल डेटर अपनी लायबिलिटी से खुद डिस्चार्ज हो जाए तो भी बेटा मैं क्या हो जाता हूं, मैं क्या हो जाता हूं, मेरी भी लायबिलिटी डिस्चार्ज। तो वो रिलीज तो मैं रिलीज, वो डिस्चार्ज तो मैं डिस्चार्ज। मतलब मेरी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी एक बार प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी खत्म हो गई। तो वंस principal debtor's liability comes to an end, surety's liability will automatically come to an end। अच्छा, अब सुनो रिलीज कैसे होता है। रिलीज फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट, फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट entered between creditor and principal debtor। लिखो पहले फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बिटवीन क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर, और यहां पर लिखना, यहां पर लिखना एनी omission on part of, any omission on part of creditor discharges principal debtor। लिखो बेटा पहले, फिर मैं आपको समझाता हूं। देखो बेटा बात समझना मेरी, देखो पहले इसे समझते हैं। बेटा अब क्या था, तीन पार्टीज थी, क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर और बेटा श्योरिटी। ध्यान से समझना, अब क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में एंटर हुआ एक कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों के बीच में एंटर हुआ एक कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे श्योरिटी ने क्रेडिटर को बेटा क्या दी है, गारंटी। श्योरिटी ने क्रेडिटर को क्या दी, गारंटी। बात समझ आ रही है। अब क्या हुआ, अब सुनो अब क्या हुआ। अब क्रेडिटर, ध्यान से सुनना, एक टर्म है इसके लिए और पढ़ी हुई आपने, क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर ने म्यूचुअली ये डिसाइड किया, म्यूचुअली ये डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे बेटा, हम ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को हम कैंसल कर देंगे। उन्होंने म्यूचुअली डिसाइड किया है कि हम ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देंगे और इसकी जगह एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट में हम एंटर करेंगे। ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को हम कैंसिल कर देंगे और फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट में हम एंटर करेंगे। बात समझ आई। दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड करा, क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर ने। अब मुझे एक बात बताओ, श्योरिटी ने जो ये गारंटी दी थी, ये दी थी विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये गारंटी उसने दी थी विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो एक बात बताओ, जब क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, इसका मतलब प्रिंसिपल डेटर को क्रेडिटर ने अपनी लायबिलिटी से क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। भाई एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट बना है ना, तो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट से तो दोनों पार्टीज क्या हो गई, डिस्चार्ज हो गई ना। और श्योरिटी ने गारंटी दी थी विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो जब प्रिंसिपल डेटर रिलीज हो गया बेटा, इसे क्रेडिटर ने इसको क्या कर दिया बेटा, रिलीज कर दिया फ्रॉम लायबिलिटी। तो जब बेटा ये रिलीज हो गया, तो बताओ कि श्योरिटी खुद ब खुद बेटा क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज्ड, ये खुद ब खुद डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इसकी गारंटी सिर्फ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट के रिस्पेक्ट में थी। जब ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं रहा तो किस बात की गारंटी।
याद है कुछ इसे क्या कहते थे? फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड, याद आता है कुछ? नोवेशन, सब्सटीट्यूशन ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। बताओ बेटा, बात समझ आ रही है सबको? ठीक है, कॉपी करो बेटे। चलो अब आ जाओ दूसरे पे। बेटा दूसरे में ना हुआ क्या है, क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को रिलीज नहीं करा, लेकिन क्रेडिटर ने कोई ऐसी चीज ओमिट कर दी, कोई ऐसी चीज नहीं करी जिसकी वजह से प्रिंसिपल डेटर खुद लाइबिलिटी से क्या हो गया है, रिलीज। मतलब ओमिशन हुआ है ऑन द पार्ट ऑफ क्रेडिटर एंड दैट ओमिशन डिस्चार्जेस प्रिंसिपल डेटर। क्रेडिटर ने कोई काम नहीं करा है जिसकी वजह से प्रिंसिपल डेटर अपनी लायबिलिटी से बेटा रिलीज हुआ है। और ये देखना, शायद आपको बेटा याद आए, देखना ए और बी। अब सुनो बेटा, यहां मैं चलो ना आपको क्रेडिटर और श्योरिटी के नाम से ही लिखवा देता हूं। ये देखो बेटा, ये आपका क्रेडिटर है, ये प्रिंसिपल डेटर है बेटा, और ये है श्योरिटी। अब सुनना मेरी बात बेटा, अब हुआ क्या है, क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बेटा क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में। बेटा इस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स पता है क्या है, कि जो क्रेडिटर है वो प्रिंसिपल डेटर के लिए एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेगा। ठीक है, कौन कंस्ट्रक्ट करेगा बेटा? क्रेडिटर कंस्ट्रक्ट करेगा। और बदले में प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर को कंस्ट्रक्शन के लिए टिम्बर सप्लाई करेगा, मटेरियल सप्लाई करेगा, आप कह लो। तो बेटा मेरे को एक बार बताओ दोबारा से, क्रेडिटर डेटर के लिए क्या करेगा बेटा? क्रेडिटर बताओ डेटर के लिए क्या करेगा? 2 मिनट बेटा, 2 मिनट जरा, मैं आपको ना थोड़ा दूसरे तरीके से बेटा लिखवा देता हूं, ये नहीं तो कंफ्यूजन करोगे। नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं बच्चे। देखो बेटा नेक्स्ट पेज पे आओ, वहां पर ना थोड़ा सा देखो, ये देखो ए है और बी है। अब सुनो बेटा हो क्या रहा है, देखना ध्यान से बेटा। ए बी के लिए कंस्ट्रक्ट करेगा बिल्डिंग, ए बी के लिए कंस्ट्रक्ट करेगा बिल्डिंग, लेकिन ए ने बी को कहा बिल्डिंग तभी बनाऊंगा जब बिल्डिंग के लिए मटेरियल तू सप्लाई करेगा। तो बिल्डिंग ए बनाएगा, लेकिन ए का प्रॉमिस इज डिपेंडेंट ऑन बीस प्रॉमिस। याद आता होगा आपको, कुछ करा हुआ है बेटा। तो बी ए को बताओ क्या सप्लाई करेगा? मटेरियल सप्लाई करेगा। कॉपी करो बेटा। अब देखो बेटा ये आया सी। अब सुनो बेटा, बी ने कहा यार, सुनो, बी ने कहा यार पता चला मैंने इसे टिम्बर सप्लाई कर दी, इसने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं करी, मैं तो इसे जानता नहीं। तो सी ने बी को बेटा क्या दी है? गारंटी, कि मैं गारंटी देता हूं ए के बिहाफ पे, गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ ए। मैं तुझे गारंटी देता हूं ए के बिहाफ पे।
ठीक है बेटा। थर्ड पॉइंट, मैं तुझे देता हूं गारंटी ए के बिहाफ पे, तो हो गया गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सी एंड बी। तो अब कौन कौन क्रेडिटर है, कौन कौन डेटर है, कौन श्योरिटी है बेटा? तो ये तो हो गया श्योरिटी, जिसको गारंटी दी जा रही है वो हो गया क्रेडिटर, और जिसके लिए दी जा रही है वो हो गया बेटा प्रिंसिपल डेटर। बात समझ आई? ठीक है। अब हुआ क्या, देखो अब हुआ क्या, बी fails to supply timber to A, लिखो B fails to supply timber to A। अब सुनना सुनना बेटा, बी ने ए को मटेरियल ही नहीं सप्लाई करा, बी ने ए को टिम्बर सप्लाई नहीं करा। अब आपको अच्छी तरह पता है ए का जो प्रॉमिस था दैट वाज डिपेंडेंट ऑन बीज प्रॉमिस, तो ए ने तो प्रॉमिस तभी फुलफिल करना था ना जब बी अपना प्रॉमिस फुलफिल करेगा। याद करो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, रेसिप्रोकल प्रॉमिस, मेरा प्रॉमिस तुम्हारे प्रॉमिस के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट। पहले तुम्हें अपना प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा तभी मैं अपना प्रॉमिस पूरा कर पाऊंगा। तो बताओ, बी ने बेटा अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करा, क्रेडिटर ने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करा, मतलब ओमिशन है ऑन पार्ट ऑफ क्रेडिटर। क्रेडिटर ने कोई ऐसा काम नहीं करा जो उसे करना चाहिए था, ओमिशन है ऑन द पार्ट ऑफ क्रेडिटर। अब बताओ, बी ने मटेरियल सप्लाई नहीं करा, तो बताओ ए ने फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं करी। ठीक है, तो एक बार बताओगे, ए बताओ अपनी लायबिलिटी से क्या हो गया, डिस्चार्ज्ड। उसे रिलीज नहीं करा है बी ने, बी के ओमिशन की वजह से वो लायबिलिटी से क्या हो गया है, डिस्चार्ज। बी के कुछ ना करने की वजह से ए अपनी लायबिलिटी से क्या हो गया, डिस्चार्ज। अब जब प्रिंसिपल डेटर ही डिस्चार्ज हो गया बेटा, तो श्योरिटी तो खुद ब खुद बेटा क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज, डिस्चार्ज्ड फ्रॉम लायबिलिटी। लो बेटा, समझ आया? याद रखना, एस प्रॉमिस इज डिपेंडेंट ऑन बीज प्रॉमिस, तो पहले बी को अपना प्रॉमिस परफॉर्म करना पड़ेगा, उसके बाद ए परफॉर्म करेगा। बी ने नहीं करा तो ए डिस्चार्ज हो गया, ए डिस्चार्ज हो गया तो श्योरिटी खुद ब खुद क्या हो गया, डिस्चार्ज। तो रिलीज होता है जब क्रेडिटर ने इच्छा से करा, ठीक है, और डिस्चार्ज होता है बी के कुछ ना करने की वजह से ए खुद डिस्चार्ज हो गया। तो आप ना दोनों में कह सकते हो, रिलीज का मतलब होता है बेटा वॉलंटरी, मर्जी से, रिलीज इज वॉलंटरी, जबकि जो वर्ड डिस्चार्ज है ना दैट इज कंपलसरी बेटा, ये कंपलसरी होता है। ठीक है बेटा, लो ये आपका बच्चे पॉइंट हो गया हमारा। समझ आ रहा है बेटा? चलो बेटा, बाकी ना कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं हमारे, देखना बेटा। अगला पॉइंट है हमारा कॉम्पोजिशन विथ और एक्सटेंशन ऑफ टाइम और नॉट टू स्यू प्रिंसिपल डेटर। करते हैं, आ जाओ बेटा फोर्थ पॉइंट। चलो बेटा, फोर्थ पॉइंट में ना बेटा तीन पॉइंट्स हैं। पहला, कॉम्पोजिशन विद और एक्सटेंशन ऑफ टाइम और अग्रीमेंट नॉट टू स्यू। अग्रीमेंट नॉट टू स्यू प्रिंसिपल डेटर। चलो बेटा,
समझते हैं। देखो बेटा, अज्यूम करो एक केस, बेटा क्रेडिटर है, ठीक है, और एक तरफ बेटा प्रिंसिपल डेटर है। ध्यान से सुनना, तीनों पॉइंट्स एक साथ पढ़ेंगे, सुनो। अब बेटा हुआ क्या है, पहला पहला केस क्या है, क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में ना बेटा कॉम्पोजिशन हो गया है, ठीक है। कॉम्पोजिशन इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड कंपाउंडिंग, कंपाउंड, कंपाउंडिंग, या बेटा इसे कह सकते हो मिली भगत, या अब मैं सिंपल वर्ड बताता हूं, दोनों के बीच में बेटा कॉम्प्रोमाइज हो गया है, जिसमें पता है सी ने प्रिंसिपल क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को क्या कहा, तू एक काम कर, तू पैसा मत दे, तू पैसा मत दे, मैं श्योरिटी से ले लूंगा अपने आप। तो याद रखना, अगर इस तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज का अग्रीमेंट हुआ है बिटवीन क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर, तो श्योरिटी बेटा खुद ब खुद क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। आप इस तरह से कंपाउंडिंग नहीं कर सकते हो आपस में, ये एक तरह से बेटा साजिश है जो श्योरिटी के खिलाफ रची जा रही है। तो लॉ साफ साफ कह रहा है क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर आपस में इस तरह की कोई साजिश नहीं कर सकते। फिर सेकंड, एक्सटेंशन ऑफ टाइम। बेटा एक बात सुनो, क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को सेल करी थी क्रेडिट पे, 2 महीने का समय दिया था, निकल गए 2 महीने, क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को कहा चल तू एक काम कर, और 3 महीने ले लिए, 3 महीने बाद पेमेंट कर दियो। एक्सटेंशन ऑफ टाइम अमाउंट्स टू वेरिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो याद रखना, एक्सटेंशन ऑफ टाइम मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट को वेरी कर रहे हो, और आपको अच्छी तरह पता है अगर आपने वेरिएशन किया विदाउट कंसेंट ऑफ श्योरिटी, तो श्योरिटी क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है बच्चे। पॉइंट समझ आ रहे हैं बेटा। और तीसरा, तीसरा नॉट टू स्यू। बेटा अब क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में ना एक अग्रीमेंट हुआ है, क्या, जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, क्रेडिटर कह रहा है मैं तुझे स्यू नहीं करूंगा, तू निश्चिंत रहे, मैं अपने आप पैसा गारंटी से गारंटर से श्योरिटी से वसूल लूंगा। इस तरह का अग्रीमेंट अगर आप करते हो तो वो भी बेटा इनवैलिड माना जाता है, और श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से क्या हो जाता है, डिस्चार्ज। क्योंकि बेटा ये श्योरिटी का राइट है कि वो क्रेडिटर, जो क्रेडिटर है, वो पहले पैसे के लिए किसको स्यू करे, प्रिंसिपल डेटर को स्यू करे। और अगर ये दोनों पार्टीज आपस में ही कॉम्प्रोमाइज कर लेगी, समझौता कर लेंगी कि जो मर्जी हो जाए मैं तेरे को स्यू नहीं करूंगी, इसका मतलब बेटा ये एक साजिश है जो श्योरिटी के खिलाफ रची जा रही है। पक्का। तो इस तरह का अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट आपस में किए हैं तो बेटा याद रखना श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, चलो बच्चे अगले पे आते हैं, फिफ्थ पॉइंट। कॉपी कर लो बेटा पहले इतना। बेटा फिफ्थ है, क्रेडिटर्स एक्ट और omission impairing sureties eventual रेमेडी। इसमें भी बेटा कुछ ओमिशन की बात करी गई है, कॉपी कर लो पहले। क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन impairing sureties eventual remedy।
एक एग्जाम्पल लिखो, ए, बी और सी। सुनो सुनो बेटा, जो ये बी है ना, जो ये बी है, या मैं कहूं ए बेटा, एक सपोज से एक शॉप है, एक शॉप है। बी बेटा कैशियर है, ठीक है, जिसे सी ने, जिसे सी ने ए की शॉप पे लगवाया है। तो मैं क्या कह रहा हूं, सी ने बी को ए की शॉप पे लगवाया है एज कैशियर। तो बेसिकली बी ए के यहां काम करता है एज अ कैशियर, जिसको बेटा किसने लगवाया है, सी ने, ठीक है। अब बेटा सी ने ए को गारंटी भी दी थी कि तू बिल्कुल विश्वास करके चल मेरे पे, मैं इसकी गारंटी लेता हूं, कल को कैश में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। कॉपी करते रहो बेटा। तो सी ने ए को गारंटी दी कि तू इसे कैशियर अपॉइंट कर, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई कैश चोरी वगैरह कुछ नहीं करेगा, बहुत सीधा साधा बंदा है बेटा। तो पता है सी ने लेकिन एक बात कही है ए से, क्या, या देख, तू भी ना, तू भी हफ्ते में एक बार अकाउंट्स वेरीफाई करते रहियो। तो सी ने ए को कहा है, यू ऑल्सो वेरीफाई अकाउंट्स वंस अ वीक। तू भी हफ्ते में एक बार अकाउंट्स को जरूर वेरीफाई करता रहियो। ए ने कहा हां, मैं अकाउंट्स को वेरीफाई करूंगा। लो बेटा कॉपी करो। अब बेटा यहां पर क्या हुआ, ये बताओगे मेरे को, ए कौन हुआ। ए तो बेटा हमारा क्रेडिटर हो गया, सी हमारा श्योरिटी हो गया, बी हमारा प्रिंसिपल डेटर हो गया। अब बेटा क्रेडिटर जो था उसने अकाउंट्स वेरीफाई नहीं करे, अकाउंट्स नॉट वेरीफाइड। उसने अकाउंट्स का वेरिफिकेशन नहीं करा, ठीक है, अकाउंट्स का वेरिफिकेशन नहीं करा। बी ने कैश चोरी करा, बी ने कैश स्टोलन कर लिया। अब मैं जानना चाहता हूं, बी ने जो कैश चोरी करा क्या उसके लिए सी लायबल होगा या नहीं। तो बेटा श्योरिटी लायबल नहीं है, श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से क्या हो जाएगा बेटा, डिस्चार्ज हो जाएगा, डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी। क्यों बेटा बताओ, रीजन सोचो। क्योंकि 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 बेटा क्रेडिटर ने जो ओमिशन किया था ना, उस ओमिशन की वजह से ही कैश की चोरी हुई थी। अगर ए वो अकाउंट्स वेरीफाई करता रहता फ्रॉम टाइम टू टाइम तो कभी भी कैश की चोरी ना होती। मतलब तुझे नुकसान मेरी वजह से नहीं, तुझे नुकसान तेरी वजह से ही हुआ है, तेरी लापरवाही की वजह से हुआ है, तेरे नेग्लिजेंस की वजह से तुझे नुकसान हुआ है। तूने मुझे प्रॉमिस किया था कि तू टाइम टू टाइम अकाउंट्स को क्या करेगा, वेरीफाई, लेकिन तूने अकाउंट्स को वेरीफाई नहीं करा, जिसकी वजह से कैश क्या हुआ है, चोरी। तो बेटा याद रखना, उसके लिए मुझे जिम्मेदार मत ठहराना। मैं लायबिलिटी से क्या हो चुका हूं, डिस्चार्ज हो चुका हूं। लो बेटा ये आपका हो गया डिस्चार्ज बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर, पूरा टॉपिक डिस्चार्ज बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर। फिर बेटा तीसरा करते हैं, लास्ट हमारा, डिस्चार्ज बाय इनवैलिडेशन। डिस्चार्ज बाय इनवैलिडेशन।
सिंपल सा है बेटा, मेरी बात सुन लेना बस। करे हुए हमने पॉइंट्स। पहला, गारंटी ऑब्टेन्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन। तो बताओ, अगर आपने गारंटी ऑब्टेन करी है, क्रेडिटर ने अगर गारंटी ऑब्टेन करी है मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, तो बेटा श्योरिटी क्या हो जाता है? डिस्चार्ज। अगर क्रेडिटर ने गारंटी ऑब्टेन करी है कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट के थ्रू, ऑब्टेन्ड बाय कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, करा हुआ ये बेटा हमने। तो गारंटी अगर ऑब्टेन करी है बाय कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, तो भी बताओ श्योरिटी क्या हो जाता है? डिस्चार्ज। कॉपी कर लो बेटा। गारंटी, और तीसरा है गारंटी गिवन ऑन कंडीशन दैट को-श्योरिटी मस्ट ज्वाइन। याद है कुछ करा हुआ है बेटा? कई बार ना बेटा एक श्योरिटी शर्त लगा देता है, कंडीशन लगा देता है कि जब तक कोई को-श्योरिटी ज्वाइन नहीं करेगा ना, मैं आपको गारंटी नहीं देने वाला। मतलब इतने रुपए की गारंटी मैं अकेला नहीं दूंगा, जब तक कोई को-श्योरिटी मेरे साथ ज्वाइन नहीं करेगा मैं आपको गारंटी नहीं दूंगा। तो एक बार बताओ बेटा, इन दो केसेस में तो श्योरिटी क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि आपने गारंटी ऑब्टेन करी थी बाय मिसरिप्रेजेंटेशन और बाय कंसीलमेंट ऑफ अ मटेरियल फैक्ट। अब इस केस में बेटा आपने कंडीशन लगाई कि जब तक को श्योरिटी ज्वाइन नहीं करेगा तब तक मैं लायबल नहीं माना जाऊंगा। अब बेटा को श्योरिटी ज्वाइन किया ही नहीं, को श्योरिटी डज नॉट ज्वाइन, को श्योरिटी ज्वाइन हुआ ही नहीं कोई, तो बताओ श्योरिटी क्या हो गया? डिस्चार्ज। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, श्योरिटी बेटा आपका क्या हो गया? डिस्चार्ज। लो बच्चे कॉपी कर लो इसे। श्योरिटी क्या हो गया? डिस्चार्ज। बेटा मैं ना एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स बीच में मेरे रह गए, वो मैं आपको जरा बता दूं। ये देखो बेटा, ये मैंने फोर्थ पॉइंट में एक्सटेंशन ऑफ टाइम की बात करी थी ना, एक्सटेंशन ऑफ टाइम। तो बेटा अगर आपने एक्सटेंशन ऑफ टाइम का कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल डेटर के साथ किया है तो दैट अमाउंट्स टू वेरिएशन, ठीक है, और श्योरिटी क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज। लेकिन अगर एक्सटेंशन ऑफ टाइम का अग्रीमेंट विद थर्ड पर्सन किया है, प्रिंसिपल डेटर के साथ नहीं, थर्ड पर्सन के साथ आपने एक्सटेंशन ऑफ टाइम का कॉन्ट्रैक्ट किया है, दैट डज नॉट अमाउंट टू वेरिएशन। उस केस में बेटा श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज्ड। उस केस में बेटा श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही बेटा ध्यान से सुनना, आपने अगर प्रिंसिपल डेटर के साथ अग्रीमेंट किया है कि मैं आपको स्यू नहीं करूंगा, जो मर्जी हो जाए, तो बेटा वो वैलिड नहीं है, इनवैलिड है, श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन मैंने ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं करा है बेटा, लेकिन मैं स्यू अभी करना नहीं चाहता, मैंने कहा चल कोई बात नहीं, रुक के दे देगा। फॉरबियरेंस टू स्यू, फॉरबियरेंस टू स्यू, तो उस केस में बेटा श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होता है, वो वैलिड माना जाएगा। आप अगर अग्रीमेंट करते हो कि मैं तेरे को स्यू नहीं करूंगा,
तो उस केस में तो वो इनवैलिड है अग्रीमेंट, श्योरिटी डिस्चार्ज। लेकिन मैंने ऐसा अग्रीमेंट कोई नहीं करा है, मैंने मन ही मन में सोचा चल कोई बात नहीं यार, 3 महीने बाद दे देगा, 6 महीने बाद दे देगा, दैट इज नोन एज फॉरबियरेंस टू स्यू एंड दैट इज वैलिड। श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होता है बेटा। ठीक है बच्चे, ये कुछ छोटी छोटी बातें थी। तो बेटा आपका ना इंडेमनिटी और गारंटी वाला पूरा टॉपिक बेटा हमारा खत्म हो गया। ठीक है, बस बेटा कल से हम शुरू करेंगे आपका बेलमेंट एंड प्लेज। ठीक है, टिल देन